आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, लेकिन इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि देश में वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसकी चपेट में आने से हर साल करीब 21 लाख लोगों की मौतें तक हो रही हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन हम इस खतरे से सबक कितना ले रहे हैं, ये ज़्यादा अहम है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है। अपने आसपास नज़र घुमाइए और पूछिए अपने बड़े बुजुर्गों से कि जिस दुनिया, जिस आबो हवा में आज आप रह रहे हैं, क्या ये वही दुनिया, वही आबो हवा है? और फिर पूछिए अपनी आने वाली पीढ़ी से, एज्यूम करके, जो आज से 40-50 साल बाद आएगी, और वो किस आबो हवा में और एनवायरनमेंट में सांस ले रही होगी। ये सवाल भी खुद से पूछिएगा, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा और ये फ़र्क ख़तरनाक तरीके से समझ में आएगा। आज हम थोड़ा पर्यावरण पर बात करेंगे, जो मुद्दा दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया के विमर्श से गायब हो चुका है। लगभग हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें, सिर्फ समीकरणों की बात, लेकिन आज हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आपके और हमारे भविष्य के लिए। लौट रहा हूं खास मेहमानों के लिए, मेहमानों के साथ। आप देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल पॉल्यूशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुली आबो हवा में सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन हमें दम घोटू प्रदूषण की याद तब क्यों आती है जब इसे लेकर कोई रिपोर्ट सामने आती है, या जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होता है। हम सांसें 24 घंटे 365 दिन लेते हैं, तो हेल्दी एनवायरनमेंट की बात साल में एक दिन ही क्यों करते हैं? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की माने तो अकेले भारत में हर साल 21 लाख से अधिक लोगों की मौत प्रदूषण की चपेट में आने से हो जाती है। और तो और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के चलते बेमौसम बारिश, बढ़ती गर्मी और ठंड, सुनामी और बाढ़ की घटनाओं की भी एक बड़ी वजह प्रकृति और इंसान के बीच बढ़ता असंतुलन है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस है। यानी थीम का फोकस हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। फिलहाल पर्यावरण को बचाना है तो हमें पर्यावरण के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। उन उपायों को अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं। हम ग्रीन एनर्जी पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है। गाड़ियों के अलावा कल कारखाने, कचरा और धूल इसकी बड़ी वजह हैं। इसके खतरे को समझते हैं। खासकर वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों को सीधे प्रभावित करता है। सबसे घातक स्थिति लंग कैंसर की होती है। इसमें अस्थमा और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सांस लेने की नली में संक्रमण के साथ आंखों और स्किन संबंधी बीमारी का भी खतरा होता है। हम विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण के चलते बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन क्या इसी अनुपात में पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं? शायद नहीं। तालाब, नदी, पोखरों को बचाने के लिए क्या वाकई गंभीर है? क्या सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर हम वाकई जागरूक हैं? शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते बरसात के दिनों में नालों का चोक होना आम बात है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी। हम अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके साफ पानी की बर्बादी को रोककर भी पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसी गैसों के इस्तेमाल से बचना होगा, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ओजोन परत के कमजोर होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है। तो फिर इन खतरों से बचना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ हैं, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गुप्ता, ये इशू वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ भरा हुआ है, लेकिन मीडिया प्रायोरिटीज़ और ऑडियंस इंटरेस्ट की बात बार बार कही जाती है। अब हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो प्रायोरिटीज़ हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वो कितनी हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कई लोग इसे इस तरह से भी देखते हैं कि साहब ये ऑडियंस के इंटरेस्ट का मुद्दा है ही नहीं और इसीलिए इसको शायद दिखाया ही नहीं जाता है। आप एक चिकित्सक हैं सर, आप एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं,
क्या वाकई में इस देश में पर्यावरण पर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए या प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? लोगों के स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उनकी अपने खान पान की आदतों की वजह से ही पड़ रहा है। प्रदूषण का, पर्यावरण का उससे कोई लेना देना नहीं, जो हम इसे मान ले कि एक दोयम दर्जे का विषय है। देखिए, पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इस समय सरकार बनने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसके बावजूद भी आपने इतना जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे जनता के जो हित में मुद्दा है उसको उठाया। और अच्छी बात यह है कि जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोग जागरूक नहीं है, और इसीलिए शायद लोगों का जो इंटरेस्ट नहीं होता जब ऑडियंस का, तो इसलिए जो मीडिया वाले हैं वो टीआरपी की दौड़ में इस तरह के मुद्दे उठाते ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है जनता का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना उनका दायित्व नहीं बनता है। तो आइडली जो किसी भी मीडिया का, किसी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, उसका दायित्व यही है कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बिल्कुल ज्वलंत दिख नहीं रहे, बट अगर वो हमारे हेल्थ से लिंक्ड है, अगर हमारे स्वास्थ्य से लिंक्ड है, हमारे युवा लोगों के भविष्य से लिंक्ड है, तो उनको हमें जरूर दिखाना चाहिए। और मैं फिर बोलूंगा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आपने अभी स्टोरी दिखाई है, एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इतनी सारी सीरियस प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इवन लंग कैंसर है, वो उसकी वजह से होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें जो अल्जीमर्स डिजीज है, डिमेंशिया है। अगर डाटा की बात करें तो आपने बताया भी 2 लाख लोगों की, 21 लाख लोगों की इंडिया में डेथ होती है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा करें, डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसमें कहते हैं 7 से 8 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, मतलब जिन लोगों को 70-80 साल जीना चाहिए वो 50-60 की उम्र में या उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ओनली। इसके अलावा एक्सपोजर टू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 51%, मतलब समझ रहे 1.5 गुना रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर का। एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन की वजह से डायरेक्टली 4.2 मिलियन, मतलब 42 लाख डेथ होती है हर साल। वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सीरियस गंभीर बीमारियां जैसे कॉलरा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, और उसके जो पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से गैस्ट्राइटिस है, बहुत सारे कैंसर्स हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चों में, बहुत सारे रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम, जब बच्चे नहीं पैदा होते हैं, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं, केमिकल एक्सपोजर की वजह होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अनसेफ पानी पीने की वजह से दुनिया में हर साल 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से। इसके अलावा हर साल जो लगभग 2 लाख, मतलब 1.8 बिलियन, मतलब लगभग 20 लोग, 1.8 बिलियन मतलब लगभग 200 लाख, 200 करोड़ लोग हो गए, ठीक है। 200 करोड़ लोग जो है वो पानी ऐसा पीते हैं जो कॉन्टामिनेटेड है, जिसमें फीसेस कॉन्टामिनेटेड, आप समझो, अफ्रीका है, एशिया है, ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं, 4 कंट्रीज में, जहाँ पे स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिला। मतलब 200 करोड़, मतलब हमारी आबादी से भी ज्यादा लोग ग्लोबली जो है जो साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं। अगर हम सॉइल कॉन्टेमिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सॉइल में हैवी मेटल्स आते हैं, इनकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, जो हमारे लिवर किडनी डैमेज होना, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होना, कैंसर्स होना। क्लाइमेट चेंज का इस बार हम सबने देखा होगा, मैं फिर बताऊंगा, एक बार सुन जाइए मेरी बात। क्लाइमेट चेंज में पहली बार हीट वेव सबने, मुझे लगता है इस बार एहसास करिए, जब दिल्ली जैसे शहर में 52-53 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट एग्जॉशन क्या होता है, हीट स्पैन क्या होता है, हीट वेव कैसी होती है, क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरह फील करते हैं, क्या कितने लोगों की डेथ हो रही है, हम इंडिया में देख रहे हैं, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड कितने लोग डेथ हो रहे हैं। तो ये सब डाटा जो दिखा रहा है एक्चुअली ये मुद्दा कितना ज्वलंत है, कितना अति आवश्यक, कितना संवेदनशील है, और इस पर मीडिया को, इवन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इवन हमारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, धर्मगुरु, जितने लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक, उन सबको आना चाहिए, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। जी स्वाभाविक। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। स्वागत करते हैं विमलेंदु झा का, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजत सेन गुप्ता हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर हैं डाउन टू अर्थ के। विमलेंदु, चर्चा की शुरुआत तो मैं डॉक्टर गुप्ता से कर ही चुका हूं, लेकिन चर्चा को आगे आप बढ़ाते हुए देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो डेटा हैं, इस बार की थीम से रिलेटेड भी, लैंड रिस्टोरेशन का हो, हॉल्टिंग डिजर्टिफिकेशन का हो, ड्रॉट रेजिलियंस की बात की जा रही है, ये एक अपनी जगह है। लेकिन जो बुनियादी समझ पर्यावरण के मुद्दों को लेकर है, मैं डॉक्टर गुप्ता से यही कह रहा था कि बुनियादी समझ की आवश्यकता, जो पर्यावरण को लेकर जो संजीदगी होनी चाहिए आम इंसान के स्तर पर और पॉलिसी मेकर्स के स्तर पर भी, क्योंकि ये ज़्यादा सरोकार रखता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि अगर वो पर्यावरण को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी प्रायोरिटी सेक्टर नहीं बन पाएगा। तो ये क्या बन पाया है, और हम डेवलपमेंट वर्सेस इग्नोरेंस जो पर्यावरण की हम कर रहे हैं,
ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? वो हमारे विमर्श में, चर्चा में, प्रायोरिटी में क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए दीपक जी, आपका जो पहला सवाल ये है कि ऐसा हमारे हमारे अंदर वो प्रायोरिटी है क्या एनवायरनमेंट का, एट पॉलिसी लेवल एटलीस्ट, समाज के तौर पे या फिर सरकार के तौर पे हमारी 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 क्या प्रायोरिटीज हैं। तो साफ जवाब इसका ये है कि असल में जिस तरह की समस्या है, जिस तरह का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट आज कर रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे रिसोर्सेस के ऊपर, हमारे हमारे ओवरऑल वेलबींग के ऊपर, उस प्रोपोर्शन में जो है एक्शन जिस तरह का होना चाहिए, चाहे वो प्रिकॉशनरी एक्शन हो, रिएक्ट या फिर कुछ और हो, चाहे प्रेपरेटरी हो, एडेप्टिव हो, वो उस तरह का चीज नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो अभी ऑफ कोर्स पूरे के पूरे देश में अभी चुनाव का माहौल है। अगर आप देखें कि जिस तरह से जिस महीने में चुनाव हुआ और जिसका इम्पैक्ट जो हमारे आसपास लोगों के ऊपर हुआ है, कितने कितने दर्जन लोग मरे हैं, वो क्लियरली कहता है कि सरकार एक छोटी सी चीज, एक इवेंट जो है, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है लोकतंत्र के लिए, वो प्लान करने में भी उन्होंने इसको एक्नॉलेज नहीं किया कि हीट की क्या सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पानी की समस्याएं हैं। अगर आप पिछले सिर्फ 30 दिनों में देखें तो वाटर क्राइसिस अलग अलग एरियाज में है। साउथ में और ईस्ट में हमने देखा है कि रेजर्वॉयर्स जो है, जो वाटर के रेजर्वॉयर्स हैं, लगभग 15% से 20% पानी ही बचा है मोस्ट रेजर्वॉयर्स में। तो तमाम समस्याएं भारत ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है और बहुत ही भयावह समस्याएं हैं, जो सिर्फ पर्यावरण, अकेले एक रोमांटिक पर्यावरण से लिंक्ड सिर्फ नहीं है, बल्कि पर्यावरण का असर हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शारीरिक व्यवस्था, सबके ऊपर है। लेकिन पर्याप्त कदम जो है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो या एडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन पे हो, प्रिपरेशन लेवल पे हो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो चाहे वो केदारनाथ का एक क्लाउड बर्स्ट हो, या फिर हमने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा जोशी मठ जो है वो ढह रहा है, या फिर हमने देखा कि कितने लाख हेक्टेयर्स जो है जंगल पिछले एक दशक में पहाड़ों में हमारे जल गए। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत ही भयावह एक दृश्य दिखाता है। और पर्यावरण जो पहले हम कहते थे कि एक अच्छी धारणा होनी चाहिए, ये धारणा का प्रश्न नहीं है, ये जीवन और मरण का प्रश्न है। एब्सोल्युटली। और इस जीवन और मरण के प्रश्न को पर्याप्त अटेंशन मिला करता था। लेकिन रजित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एनवायरमेंट पत्रकारिता, क्या उसको उतना इंपॉर्टेंस, उस स्पेस को उतना अटेंशन मिल पा रहा है? हम कहा जाता है कि हम अटेंशन इकोनॉमी में हैं, है ना? पूरा सोशल मीडिया ये सब अटेंशन इकोनॉमी पे चल रहा है। जिसने जिस तरह से अटेंशन बटोर लिया, लोग उसी की तरफ, फॉलोअर्स की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन क्या एनवायरनमेंट के मुद्दे कहीं अटेंशन पा रहे हैं? एक ज़माना होता था जब शानदार रिपोर्ट्स आती थी, और आपके डाउन टू अर्थ ने बड़ा रिमार्केबल काम इसमें पहले भी किया, अभी भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या वो रिकॉग्निशन पूरी पत्रकारिता में, स्थानीय या राष्ट्रीय विमर्श में पर्यावरण के मुद्दों को वो अटेंशन मिल पा रहा है या नहीं? जी दीपक, सो इसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि हम लोग अभी भी पर्यावरण को एज ए स्टैंड अलोन इवेंट को लेके चलते, जो आपने शुरुआत में ही बताया था कि जब रिपोर्ट आती है या फिर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, दैट इज द ओनली टाइम जब हम लोग पर्यावरण को लेके बात करते हैं। जो लिंकेज की बात करते थे, जो विमलेंदु जी ने भी कहा, जो गुप्ता जी ने भी कहा, कि पर्यावरण से हमारे इकोनॉमिक, हमारा हेल्थ, हमारा सोशल इंजीनियरिंग और हमारे जो शहर जैसे चल रहे हैं, उन सब में एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है, वो अभी भी आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तरीके से बहुत लिमिटेड वे में बात किया जा रहा है। और जब तक आई थिंक वो जागरूकता की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो जागरूकता तभी आएगी जब मुझे ये समझ में आ गया कि पर्यावरण अच्छा होगा तो मेरा हर दिन का जो दिनचर्या है वो कंफर्टेबल होगा, मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी, मेरा इकोनॉमिक सेंस ज्यादा होगा। जैसे हमारे अभी बिजली के बिल बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे गर्मियां बढ़ रही है। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, दैट बैड एनवायरनमेंट मीन्स बैड फॉर आवर इकोनॉमी, हमारे जो आर्थिक हालात हैं, हमारे सोशल हालात है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी लिंक नहीं कर पा रही है ढंग से। एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ आप सुनेंगे कंपनीज सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन,
और इस तरह की बातें बड़ी होती हैं। इको फ्रेंडली, एक दौर था जब बड़ा इको फ्रेंडली टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, आजकल वो इको फ्रेंडली कन्वर्ट होकर ग्रीन में आ गया है। अब ग्रीन समझ लीजिए आप, ग्रीन कहीं शब्द लग गया तो ये माना जाता है कि साहब ये तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सीधा ये है कि जब हम इको फ्रेंडली कहते थे, शायद हम इको फ्रेंडली तब भी नहीं समझ पाते थे, सिर्फ हम फैशन की तरह ट्रेंड्स को उठा लेते हैं, टॉपिक्स को उठा लेते हैं, उनको इधर उधर जोड़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं बस हो गया हमारा काम। इसी तरह से ग्रीन पर भी आज हो रहा है यही। इसी का एक और परिष्कृत रूप आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी लोग बोलने शुरू कर देते हैं। लेकिन कितने लोग हैं कि सस्टेनेबिलिटी के सेंस को समझते भी हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। ब्रेक के उस पार हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये नासमझी हमें कितनी भारी पड़ेगी। पर्यावरण को नजरअंदाज करना और सिर्फ सेलेक्टिव होना, अपने फायदों के लिए खुद को अप मार्केट फ्यूचरिस्टिक स्थापित करने के लिए दो चार जार्गन्स का इस्तेमाल कर देना, ये नासमझी, ये दिखावटीपन हमें कितना भारी पड़ेगा, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कहीं राजनीति पर बात हो रही है और कहीं समीकरणों पर बात हो रही है, लेकिन इस बीच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। कितनों को याद है कि आज पर्यावरण बचाने का दिन है, कम से कम उस पर विचार विमर्श करने का दिन है। इसलिए एक जिम्मेदारी निभाते हुए हमने सोचा कि इस मीडिया के राजनीतिक शोर शराबे के बीच में हम एक ऐसी मुद्दा लेकर आए जो दरअसल हमारे काम आने वाला है, आपके और हमारे, और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि देश की राजनीतिक पार्टियों से कौन पूछता है कि आप पर्यावरण की नीतियों पर आपका क्या राय है, पॉल्यूशन पर, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट पर आपका क्या टेक है। बहरहाल डॉक्टर गुप्ता, ये इग्नोरेंस जो हम लोगों की है सर, पॉलिसी लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पे, ये हमें कितनी भारी पड़ रही है? क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि अगर इस देश में एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर किया गया तो वो घूम फिर कर हमारे इकोनॉमी पर ही इम्पैक्ट आएगी। 50 मरतबा हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया है कि कैसे ये अंततोगत्वा आपकी जीडीपी पर ही असर डालेगी और कैसे मासेस और पूरी की पूरा जो इकोनॉमी है वो उससे जुड़ा हुआ है। दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाहे अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे, डाटा की बात कर रहे थे, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, इनसे मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं ग्लोबली और लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है हर साल इंडिया में भी। और जो लाखों मृत्यु तो दिख रही है हम लोगों को, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज हो रही हैं, जिनको सीओपीडी, अस्थमा, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं जाके हमारे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बोझ बन जाते हैं। वो हमारा जीडीपी पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। वैसे भी हमारे जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो दुनिया में सबसे कम, अगर हेल्थ की बात करते हैं, लगभग 2.5% है। अगर हम लोग विकसित देशों की बात करते हैं तो लगभग 10 से 15% लोग, जो देश हैं विकसित देश हैं, वो अपने जीडीपी का 10 से 15% खर्च करते हैं। अगर हम WHO कहता है कि 5% कम से कम करना चाहिए। तो अगर आपका देश बीमारू हुआ, जैसे हम बहुत सारे राज्यों को नहीं बोलते थे उनकी इकोनॉमी को वैसे बीमारू राज्य बोलते थे, ऐसे ही अगर आपका देश बीमारू है, मतलब उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन है और वो डिजीज फ्री नहीं है, बहुत सारी डिजीज है, या यंगर एज में पॉपुलेशन को बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या वर्क एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, सिकनेस ज्यादा होगी, लीव्स ज्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, वहाँ के आउटपुट कम होंगे, वहाँ का रेवेन्यू कम होगा, वहाँ का प्रॉफिट एबिटा, जिसपे लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट जो समझता है, जो नंबर्स में बात करता है कि रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और उसके बेस पे वो सारा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझाने की जरूरत है, चाहे वो ग्रीन जितने इनिशिएटिव्स हों, चाहे सेफ इनिशिएटिव हों, चाहे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हों, इन सबका डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट से ही है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, दोनों तरह से। तो अगर हम इस पे स्पेंड करते हैं, इस पे एक्सपेंडिचर, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या इको फ्रेंडली बात कर रहे हैं, सिस्टम की या एनवायरनमेंट की, उस पर खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट में ही। एक तो ये वाली बात समझाने की जरूरत है। Correct. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पहले बात की थी कि पॉलिसी मेकिंग पे डिसीजन होने चाहिए। मतलब जो पॉलिटिकल बिल है, जो गवर्नमेंट है, उसको डिसाइड करना चाहिए कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या इंप्लीमेंटेशन का ग्राउंड लेवल पे कैसा होना चाहिए। अदरवाइज क्या पॉलिसी सिर्फ कागजों में बन जाती है, ग्राउंड लेवल उनका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो उनको कैसे इंश्योर किया जाए ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन में, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए। आजकल सस्टेनेबल एक टर्म, जैसा मैं कह रहा था, सस्टेनेबल एक टर्म यूज किया जाता है। सस्टेनेबल
का स्वाभाविक रूप से मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी यानी कि आज की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमें हमारी आज की नीड्स के हिसाब से करनी है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बट हो क्या रहा है, नाम हमने लगा दिया सस्टेनेबल का अभी, और 50 साल 100 साल बाद तक की चीज़ों को हम ख़त्म कर रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा विमलेंदु जी कि ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है, सस्टेनेबिलिटी एक टर्म है, इको फ्रेंडली, सर्कुलर इकोनॉमी, बहुत सारे टर्म कॉइन कर दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्लेम्स के एविडेंस और जेन्युइन एफर्ट्स को स्क्रूटनाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होगा कि बताओ, आप जो कह रहे हो वो बताओ भी। देखिए, वही है कि जो फाइलों के जाल में बहुत बार ये सारी चीजें फंस जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें फंस जाती हैं। ये बहुत सब लोग बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, चाहे वो कॉप के इवेंट्स हो, गवर्नमेंट के इवेंट्स हो, उसी में ये जाके सारा का सारा मामला रुक जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे वो नेट जीरो की बात हो या फिर जस्ट ट्रांजिशन की बात हो, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस पिछले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 30 वर्षों में हुए हैं। अगर उसका 5% काम भी अगर सरकारों ने, खासकर चाहे वो भारत की सरकार हो या फिर डेवलप्ड नेशन की सरकार हो, अगर उन्होंने ठोस कदम उठाए होते, चाहे वो एनर्जी के ऊपर, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर, चाहे कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर या इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ के ऊपर, तो बहुत कुछ हुआ होता। तो वही कि सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं, और उसमें हम ये नहीं देख पाते कि हम छोटे टर्म में अपने इंटरेस्ट को तो गार्ड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है हम अपने इंटरजेनरेशनल रिसोर्स जो है और इंटरजेनरेशनल इक्विटी जो है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो जंगल को तो हम आज काट दे रहे हैं क्योंकि हमें सड़कें चौड़ी चाहिए, हमें सहूलियत चाहिए, लेकिन अगर कल के दिन में सड़कें चौड़ी हुई और सांस लेने के लिए हवा भी ना हो, तो वो कैसी मूर्खता है, ये कैसा विकास है। और इस तरह के इश्यूज, नेशनल इश्यूज कभी बन ही नहीं पाते। उत्तराखंड में अभी देवदार के जंगलों को काटने की कोशिश हुई, उनको मार्क किया गया, लोकल एजिटेशन हुआ, तब जाके थोड़ा सा वहां पर रेजिलियंस आया, लेकिन ये कितने स्थानीय स्तर पर ये मुद्दे रह गए क्योंकि लोगों ने इनको डिस्काउंट कर दिया। लोगों को लगता है आप पेड़ पौधों की बात करने वाले ये पुराने लोग हैं, इनसे क्या ही होगा, ये भी कोई मुद्दे हैं। आज के मुद्दे तो कुछ दूसरे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। एक बड़ी कंपनी के बड़े एक अधिकारी मुझे मिले और उन्होंने कहा, साहब हमारी कंपनी ने तो CSR के तहत ज़बरदस्त फंड काम किया है। तो हमने उनसे पूछा आपने क्या काम किया है, तो उन्होंने कहा जी हमने अमुक लाख पेड़ लगा दिए हैं। अब रजत, पेड़ लगाना, उनको ये समझ नहीं है पूरी टीम को कि पेड़ लगाना कभी कभी एनवायरनमेंट के खिलाफ हो जाता है। अगर आप बंजर भूमि पर पेड़ लगा रहे हैं तो आप वहां का इकोसिस्टम को क्या बिगाड़ रहे हैं, वो उसकी समझ अभी किसी को है नहीं। पेड़ लगा देना, भेड़ चाल में सब कोई पेड़ लगा दे रहा है। तो एनवायरनमेंट के मुद्दों के प्रति संजीदगी और समझ, रजत, ये कितनी ज़रूरत है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग हो ताकि ये समझ कम से कम बढ़े। जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। हम लोगों ने हाल फिलहाल में एक कवर स्टोरी भी किया था डाउन टू अर्थ में कि इन्वेजिव स्पीसीज का एक जो प्रचलन है, इन्वेजिव स्पीसीज बेसिकली जहां पर जो पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए वो वहां पर पाए जाते हैं। जैसे अब हम लोग राजस्थान में ऐसे पेड़ पौधे ला रहे हैं जो बहुत ज्यादा वाटर डिमांड करती है, या फिर पंजाब में हम लोग राइस उगाते हैं जो वाटर इंटेंसिव है, जो कोस्टल एरियाज में ट्रेडिशनली होता है। तो वो करने से हम लोग देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो जैसे काजीरंगा में हमने देखा कि वहां पर थॉर्नी बुशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पर जो राइनोसरस है उनके पैर में चुभता है, या फिर वी हैव सीन कि एलिफेंट्स जो पूरे उत्तराखंड में चीड़ का एक मोनोकल्चर आ गया, रजत, और उसको वो भी एक जमाने में चीड़ के पेड़ लगाए जा रहे थे पेड़ लगाने के नाम पर, लेकिन वो आज वो मोनोकल्चर बन चुका है और वो पूरा एक बेड बन चुका है, वो बारूद की बेड बन चुका है, उसकी जो पाइन नीडल्स होती हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं ये समझ है नहीं अभी। जी, तो इस समझ के लिए वही आई थिंक पॉलिसी लेवल में चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक आंकड़ा निकाला था कि पिछले साल 365 दिन में से 318 दिन में इंडिया में किसी भाग में एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ था, which gives you an idea कि कितनी अर्जेंट परेशानी है। बट उसका ट्रांसलेशन होने के लिए द प्रॉब्लम इज जागरूकता की कमी है, एक तो फंडामेंटल प्रॉब्लम वही है, प्लस पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। जैसे कि एक छोटी सी अगर मैं आपको बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपटेक इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। 23-24 का जो आंकड़ा है, करीबन 6.5% जो नए व्हीकल्स जो रजिस्टर हुए इंडिया में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, पर उसमें ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो 2 and 3 व्हीलर्स है, जबकि डीजल गाड़ियों का उतना ही डिमांड रह रहा है, और बसेस में कुछ 3 या 3,500 बसेस। करेक्ट।
तो अगर आप देखें तो मोबिलिटी के उसमें एक परेशानी आ जाती है। नहीं, आपने हम लोग बिल्कुल अभी सही भी कहा, buses जबकि को promote हमें नहीं कर पा हमें रहे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस कहीं और है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बार बार बहस जब तक नहीं होगी तब तक शायद एनवायरनमेंट के प्रति हमारी समझ जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होगी। ये प्लास्टिक सी दिखेगी, फैंसी सी दिखेगी, लेकिन धरातल पर शायद वो मुकम्मल ना हो पाए। मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए आप तीनों का धन्यवाद। रजत, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच। विमलेंदु, थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच सर, बहुत वैल्यूबल इंसाइट्स आपने भी दिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। पर्यावरण के प्रति सतर्क और सजग रहिए। नमस्कार।